ओके, तो कूलम्ब्स लॉ की प्री हिस्ट्री हमने देख ली। अब हम समझते हैं कूलम्ब्स लॉ आखिर है क्या। तो कूलम्ब्स लॉ जैसे मैंने बताया कि एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट देता है कि दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लग रहा है। तो सपोज कीजिए कि देयर वन चार्ज Q1 एंड देयर अनदर चार्ज Q2 एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज R। अगर दो चार्ज Q1 Q2 है, चार्ज बॉडी दो है Q1 और Q2, और उस R सेपरेशन पर रखा गया है, तो कूलम्ब ने बताया कि अगर ये सेम चार्जेस है तो रिपल्सन होगा, ये हम जानते हैं, और डिफरेंट चार्जेस है तो अट्रैक्शन होगा, डिफरेंट नेचर के चार्जेस हैं। तो ये फोर्स है, वेदर इट इज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन डजंट मैटर, ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड, अभी हम स्केलर कूलम्ब्स लॉ के स्केलर फॉर्म के बारे में बात करते हैं, बाद में हम लोग उसके वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे, बिकॉज इट इज अ फोर्स, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो पहले हम स्केलर फॉर्म में बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं केवल। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा KE, और ये तो स्केलर क्वांटिटी है ही, और R वेक्टर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम जो ले रहे हैं एक वेक्टर ले लेंगे Q1 से Q2 की ओर। ओके, इसके स्क्वायर के बारे में आप इसको सिंपल लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं F इक्वल टू KE Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, वेयर Q1 इज द चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज बॉडी, Q2 इज द चार्ज ऑन सेकेंड चार्ज बॉडी, R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो ये कूलम्ब ने क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बोला कि आप Q1 की वैल्यू रख लें, Q2 की वैल्यू रख लें, R की वैल्यू रख लें, और आपको फोर्स ये मिल जाएगा। KE की वैल्यू उन्होंने दी कि डिपेंड करता है मीडियम पे, अगर आप एयर लेते हैं या वैक्यूम लेते हैं तो इट इज 9 × 10⁹, और अदर मीडियम लेते हैं लाइक ग्लास और वाटर तो उसकी वैल्यू कुछ घट जाएगी और फोर्स कुछ घट जाएगा। उसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। तो अब आते हैं कुछ इसके पहले, यहाँ पर जो उन्होंने यहाँ पर लिया है चार्ज दो, उसके पीछे कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशन को समझते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि द चार्जर मस्ट हैव ए स्फेरिकल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो चार्ज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए वो स्फेरिकल सिमेट्रिक होना चाहिए, और पॉइंट लिया है तो ये स्फेरिकल होना चाहिए, पॉइंट स्फेरिकल ही होता है, मतलब ऐसा आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ले लेंगे, समझ में आ रहा है, आप स्फेरिकल ही दिखाएंगे। और यहाँ पे जो लाइन लिखा गया है इसका एक ये भी मतलब है, क्या हम स्फेयर ले सकते हैं, क्या हम स्फेयर ले सकते हैं, क्या गोल लेना है तो इतना बड़ा ले सकते हैं। तो फिर पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, ये पॉइंट चार्ज का क्या मतलब है, तो बुक्स में अगर देखेंगे तो वो अलाउ करता है कि आप स्फेयर ले सकते हैं। तो स्फेयर के बारे में कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं डिस्कस करूँगा। जैसे मैंने बताया कि जॉन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उनको मिला था कि x⁻ -2.06, मतलब उनका फॉर्मूला जो था एग्जैक्टली उन्होंने फॉर्मूला नहीं दिया था, उन्होंने बोला था फोर्स जो है वो x⁻−2.06 है, यानी कि फोर्स अगर R लिखते हैं उसको हम तो इट इज़ 1/R 2.06, 2 ना होकर 2.06 उन्होंने बोला था जॉन रॉबिन्सन ने। ओके, तो ये जो 2.06 आया मैंने बताया था कि यहाँ से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है मैं बात करता हूँ। उन्होंने दो स्फेयर लिया था, ठीक है, दो स्फेयर ले लिए और दोनों चार्ज बॉडी है। ओके, तो चार्ज हमें पता है कि जो भी होता है वो सरफेस पे होता है, तो हमने चार्ज सरफेस पे दिखा दिया। ठीक है, एक पर हम ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं तो ज़्यादा चार्ज दिखेगा, चार्ज डेंसिटी सरफेस डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, इसमें चार्ज ज़्यादा है थोड़ा, और इसमें चार्ज थोड़ा कम है। सपोज दिस इज Q एंड दिस इज 2Q। ओके, अब क्या होगा जब दो चार्ज को आप नज़दीक रखेंगे चार्ज बॉडी को, तो चार्ज प्लस प्लस रिपेल करता है एक दूसरे को, प्लस प्लस रिपल्सन करेगा। तो मेरे मुताबिक यह होना चाहिए, और ये मैं रेफरेंस ले रहा हूँ IIT के एक लेक्चरर हैं, IIT कानपुर के, उनका नाम है मनोज हरबोला। ओके, तो मैं उनका रेफरेंस ले रहा हूँ इसमें, उन्होंने एक चीज़ बताया हुआ था कि ये प्लस चार्ज एक दूसरे रिपेल करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये प्लस चार्ज इधर ज़्यादा आ जाएगा और कुछ इधर रह जाएगा बस, और यही चीज़ सेम चीज़ इधर होगा, ये प्लस चार्ज इधर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इधर डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओके, अभी भी इस पर 2Q ही चार्ज है, इस पर Q चार्ज है,
अब क्या हुआ, चूँकि इधर चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो आप यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट आर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आर आप बोल रहे हैं दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है और यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो और ये हमें नहीं पता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि इंटीग्रेशन करके भी हम निकाल लें। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप पता होना चाहिए कि लिनियरली डिस्ट्रीब्यूट है, किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन है उसका। ये हमें नहीं पता किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, बस हम जानते हैं कि इधर चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा है, इधर डेंसिटी कम, इधर भी ज़्यादा है और इधर कम है। तो ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ हल्का बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा वी डोंट नो। और जो रॉबिसन ने एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने चार्ज स्फीयर पे ही किया था। तो देयर इज चांस बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ही डिडंट गेट द एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज -2 व्हाट ही गेट, ठीक है, व्हाट ही गॉट दैट वाज -2.06। ओके, तो जब कुलम ने सही तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, उस पर ज़्यादा कुछ छानबीन की तो उन्हें मिला -2, रॉबिसन को मिला था -2.06। फाइन। तो यह पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि द चार्जर मस्ट हैव ए स्फेरिकल सिमेट्रिक, मतलब कि चार्ज जो होगा पॉइंट चार्जेज। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ जो वैलिड है वो पॉइंट चार्जेज के लिए वैलिड है। साफ से लिख देता हूँ मैं इसको, पॉइंट चार्जेज, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ वैलिड है पॉइंट चार्जेज के लिए। पहली कंडीशन जो चार्ज लेंगे पॉइंट चार्जेज लेंगे या स्फेरिकल शेप का ही लेंगे और कुछ शेप नहीं लेंगे। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है स्फेरिकल शेप में भी प्रॉब्लम आएगी जो मैंने बताया, बट बुक अलाउ करती है, ऐसा लिखती है, तो मैं डिसएग्री भी नहीं कर रहा हूँ, बट ये प्रॉब्लम आना चाहिए उसमें, आपको लॉजिकल भी लगेगा। खैर, सेकंड, द चार्जर मस्ट नॉट ओवरलैप, मतलब चार्ज ओवरलैप ना कर जाए, और ये बताता है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए चार्ज के बीच का। जैसे कि आर है, ये आर जितना चाहे उतना दूर ले जा सकते हैं, जितना दूर जाएंगे उतना कमज़ोर होता जाएगा और जितना नज़दीक जाएंगे उतना मजबूत होता जाएगा। बट कितना नज़दीक जाएं, तो ये बोलता है इतना नज़दीक जाओ कि ओवरलैप ना करे चार्ज। ऐसा नहीं कि एक चार्ज है और दूसरा चार्ज इसी में डाल दिया कि ओवरलैप कर जाए, नहीं, चार्ज ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ओके, दो चार्ज ऐसा होना चाहिए ओवरलैप ना करे, ठीक है। जब इसको जूम करेंगे आप तो इसके बीच में गैप, इसमें तो गैप नहीं दिखेगा बट इन दोनों के बीच गैप दिखेगा जब जूम करेंगे आप, तो दिख भी रहा होगा थोड़ा सा। ओके, तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। एक और सवाल आ सकता है कि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना कम कर सकते हैं आप। तो हमको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करता है, या करता भी है तो उससे बड़ा फोर्स अवेलेबल है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर फोर्स। इस कारण दो प्रोटॉन या इतने सारे प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो एक तोड़ के नहीं निकल जाते हैं न्यूक्लियस को, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम जो रख सकते हैं वो होता है 10⁻⁻10, जो कि न्यूक्लियस का साइज है, सॉरी एटम का साइज है। ओके, 10⁻⁻10 तक रख सकते हैं आप, ऑर्डर 10⁻⁻10 ऑर्डर का। ओके, सो द चार्जर मस्ट नॉट ओवरलैप, एक दूसरे पर ओवरलैप ना करे, थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए उन दोनों के बीच। थर्ड, द चार्जर मस्ट बी इन रेस्ट विथ ईच अदर। ये एक समझने वाली बात है कि दो चार्जेज है वो रेस्ट में होना चाहिए, मतलब कि यह चार्ज बॉडी Q1 Q2 इसके बीच का सेपरेशन R है, तो ये रेस्ट में होना चाहिए। अब रेस्ट में होना है क्या मतलब है कि ये कभी मूव ही ना करे, तो ये मतलब नहीं है। बोला गया है कि जो चार्जेज हैं मस्ट बी रेस्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होने चाहिए। अब ये तभी समझ में आएगा जब आप रेस्ट की डिफिनेशन जानते होंगे। व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, सो सिंपल, द आंसर इज सिंपल, और आंसर है कि इफ अ बॉडी डजंट चेंज इट्स कोऑर्डिनेट्स, इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सम कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, विथ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। इन हिंदी, अगर कोई वस्तु अपना स्थान जो है, जो उसकी पोजीशन है, जो स्थिति है, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तुलना में, किसी एक्सेस की तुलना में, किसी एक्सेस 2 एक्सिस अगर दिया गया है, 3 एक्सिस दिया गया, उसकी तुलना में समय के साथ चेंज नहीं करता है, तो वो बॉडी रेस्ट में कहा जाएगा उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तुलना में। गॉट इट? तो
अगर एक फ्रेम रेफरेंस मान लें तो इसकी पोजीशन अगर R1 है, तो मैं इसको बता देता हूँ ऐसे, ये Q1 Q2 कर दिया मैंने। और थोड़ा मैं मैकेनिक्स में हल्का जा रहा हूँ, और मैं बोल भी चुका हूँ कि थोड़े अलग अलग फ्लेवर आपको हमेशा मिलता रहेगा। सो दिस इज, इफ दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज फर्स्ट, दिस इज पोजीशन ऑफ Q1, दिस इज पोजीशन ऑफ Q2। तो ये बॉडी रेस्ट में कब होगा Q1? जब ये R1 चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये बॉडी रेस्ट में कब होगा? जब R2 चेंज नहीं होगा। सपोज ये पूरा सिस्टम उठा कर ले आए हम यहाँ पर Q1 Q2, ये बक्से में एक था, इस बक्से को उठा कर मैं यहाँ लाया। अब ये पोजीशन चेंज हो गई क्या? यस, दिस इज R3, ये लेंथ कुछ और था, ये लेंथ कुछ और है। दिस इज R4, ये लेंथ कुछ और था, अब ये लेंथ कुछ और है। तो यू कैन सी दैट Q1 and Q2, both substances, both bodies, both point charges have displaced by some distance, namely R3 minus R2, R3 minus R1 and R4 minus R2. So ये रेस्ट में नहीं कहे जाएंगे, किसकी तुलना में? इस एक्सिस की तुलना में। बट अगर ये चार्ज बॉडी है, जैसे मैंने बताया रेस्ट डिफिनीशन, कि वो रेस्ट जिसकी तुलना में बात कर रहे हैं उसकी तुलना में अगर वो पोजीशन चेंज नहीं होती है तो रेस्ट में कही जाएगी समय के साथ। तो अगर ये Q1 बॉडी था, यहाँ पर Q1 चार्ज वाली बॉडी, ये Q2 चार्ज वाली बॉडी थी, ये पूरा सिस्टम उठ गया। अगर सपोज कीजिए दो चार्ज को एक बक्से में रखा गया है, बॉक्स में रखा गया है, बॉक्स है ये, और इस बॉक्स को उठा कर मैं यहाँ से यहाँ रख दूँ और ये चार्ज अपनी जगह से ना हिले, अगर इसको क्लैम्प किया गया है, सपोज दिस इज क्लैम्प्ड, तो आप देख सकते हैं कि इसके बीच का सेपरेशन सेम है। पहले भी R था, अभी भी R है, जबकि दोनों चार्ज मूव हुए हैं, बट कुछ इस कदर मूव हुए हैं कि इन दोनों के बीच कोई चेंज नहीं हुआ है डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों के बीच कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तब इसको हम रेस्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट बोथ Q1 Q2 चार्जेज हैव बीन मूव्ड in some manner, in that manner that Q1 is in rest with Q2 and vice versa. Q1 Q2 के साथ रेस्ट में है एंड Q2 Q1 के साथ रेस्ट में है। तो इसका मतलब यह है कि जो चार्जेज हैं वो मूव कर सकते हैं, बट वो कुछ इस कदर मूव करेंगे कि उनके बीच का सेपरेशन चेंज ना हो। क्लियर? उनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। सो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ सकता है ऑब्जेक्टिव, और कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, ओके, कि कूलम्ब्स लॉ में, कूलम्ब्स लॉ वैलिड है फॉर द मूविंग चार्जेज, तो यू कैन से यस, कूलम्ब्स लॉ इज आल्सो वैलिड फॉर मूविंग चार्जेज। ऑल्दो वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्ज इन रेस्ट, बट रेस्ट की डिफिनीशन डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अगर दो बॉडी एक साथ घूम रही है, ठीक है, अगर ये दो बॉडी है तो आपके तुलना में ये दोनों रेस्ट में नहीं है, ये दोनों मूव किया है। देखिए पहले यहाँ पर था, अब ये दोनों मूव किया, बट मैं इससे पूछूंगा क्या भाई ये पेन मूव किया, तो बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी इसके पहले इसके बीच का डिस्टेंस कितना था? हमारे 10 सेंटीमीटर था, अभी भी इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 10 सेंटीमीटर है। सो दिस बॉडी हैजंट मूव्ड एनी डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी, ओके, बट इट हैज बीन मूव्ड विथ रिस्पेक्ट टू यू, विथ रिस्पेक्ट टू मी, विथ रिस्पेक्ट टू दिस व्हाइट बोर्ड, ओके। तो रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। नो बॉडी इन रेस्ट, नो बॉडी इज इन मोशन, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव टर्म, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव, ओके। आते हैं मुद्दे पे, बहुत बातें इधर उधर की हो गई। सो चार्जेज जो कंडीशन है कूलम्ब्स लॉ की, पहला कंडीशन ये है कि स्फेरिकल सिमेट्रिक होना चाहिए, मोस्ट प्रिसाइजली पॉइंट चार्जेज होने चाहिए। सेकेंड, दोनों चार्जेज के बीच कुछ न कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए लाइक दिस। और थर्ड है कि दो चार्ज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होने चाहिए, ओके। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो कूलम्ब्स लॉ हमको देता है स्टेटमेंट, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इफ दे आर सेपरेटेड बिटवीन द डिस्टेंस r, और ये बोलता है कि इन दोनों के बीच अगर दो चार्ज Q1 और Q2 है, उसके बीच का सेपरेशन r है, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इस लाइन में होगा, इस लाइन के अलॉन्ग होगा। Q1 और Q2 को जो मिलाती है लाइन, उस लाइन के अलॉन्ग होगा। अगर रिपल्सन होगा तो इधर होगा, अट्रैक्शन होगा तो इधर का होगा। वो चार्ज के नेचर पर डिपेंड करता है। सो समराइज करता हूँ मैं कूलम्ब्स लॉ को, उसका स्टेटमेंट को। इफ दे आर 2 पॉइंट चार्जेज गिवन
with these conditions, then the force between these 2 point charges will act along the line joining the 2 charges, and this force is proportional to the multiple of q1 and q2, that is the charges on the bodies, and it is inversely proportional to square of the distance between them. ओके, तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार जो फोर्स होगा वो q1 q2 का प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। और जब इसको आप कंबाइन करेंगे तो ये मिलेगा आपको q1 q2/r², और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लाएंगे तो q1 q2 एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिसकी वैल्यू उन्होंने 9 × 10⁹ निकाली। और यहीं से कूलम्ब्स लॉ से कूलम्ब की डिफिनेशन भी आती है, जो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम्ब। जैसे मैंने एक डिफिनेशन बताया था कूलम्ब की, और वो मैंने बताया था करंट के टर्म में कि इफ़ 1 ampere of current is flowing through a wire, then in 1 second the charges flowed is known as 1 coulomb। अगर किसी तार से 1 कूलम्ब की अगर किसी वायर से, लाइव वायर से 1 एम्पियर करंट बह रही हो तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पास करेगा उसको हम बोलते हैं 1 कूलम्ब। एक और डिफिनेशन निकल के आएगी, if there are two charge bodies of equal charges and the separation between them is 1 meter and the force found is 1 Newton, then the charge is known as 1 coulomb। इसको मैं डील करूँगा आगे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, और थोड़ा इसको जानना चाहते हैं तो मैंने शायद सेकेंड लेक्चर में इसको डील किया भी है। सेकेंड लेक्चर आप देख लें प्लेलिस्ट में जाकर, वो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हुआ। ओके, सो कूलम्ब्स लॉ गिव द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट बिटवीन 2 चार्जेज, और उन्होंने ये निकालने के लिए रिलेशन कि ये q1 q2 पर कैसे डिपेंड करता है या r² तो पहले से मालूम था, बट उन्होंने अपने से भी एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसकी वैलिडिटी जांची, तो उन्होंने यूज किया था टॉर्सन बैलेंस। टॉर्सन बैलेंस क्या होता है, जनरली किसी रस्सी के थ्रू लटका हुआ एक ऐसा रॉड टाइप का जिस पे 2 बॉब लगे हों, मेटेलिक बॉब जनरली, ठीक है। यहाँ कोई फाइबर होना चाहिए, कोई बहुत पतला फाइबर, ठीक है, एकदम हल्का। और कूलम्ब ने अपने फाइबर में लिया था, सिल्क को लिया था, ओके। यहाँ उन्होंने एक नॉन मेटेलिक रॉड लिया था और इसके यहाँ पे उन्होंने मेटेलिक कवर किया था, एक नॉन मेटेलिक चीज़ को मेटेलिक कवर किया था, या फिर मेटल ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ पर उन्होंने मेटल लिया था, ये नॉन मेटल था, यहाँ पे सिल्क लिया था उन्होंने, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे हम, और वही मैंने लिखा है सरप्राइजिंग फैक्ट एक है इस पूरे सीरीज का कूलम्ब्स लॉ का। एक सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि उन्होंने 2 चार्ज के बीच के लगने वाला फोर्स के लिए फॉर्मूला दे दिया। अब 2 चार्ज के बीच के लगने वाला फोर्स जो है उसका फॉर्मूला जान गए आप कि दिस इज 1/4πε0 या फिर ke इंटू q1 q2/r²। बट इन्होंने फॉर्मूला डिराइव कर दिया बिना ये जाने कि 2 बॉडी पे चार्ज कितना है। उन्हें पता ही नहीं था कि q1 q2 कितना है। बिना q1 q2 को जाने ही उन्होंने q1 और q2 के कारण लगने वाला फोर्स को डिराइव कर दिया, उसके लिए फॉर्मूला निकाल दिया। एंड दिस इज वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट। कूलम्ब कैलकुलेटेड द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज इवन विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ चार्ज। उन्हें पता ही नहीं था कि ये q1 का वैल्यू कितना है, q2 का वैल्यू कितना है, और उन्होंने फॉर्मूला डिराइव कर दिया। उन्होंने ke की वैल्यू दे दी, यहाँ पर फोर्स के लिए फॉर्मूला दे दिया। तो क्या किया था उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, ऐसा क्या किया एक्सपेरिमेंट में कि q की बिना वैल्यू निकाले ही आप उस q की वजह से लगने वाले फोर्स को जान पाएँ आप, ठीक है। इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कि उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, क्या क्या किया था, और कैसे इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका कूलम्ब्स का, जैसे मैंने स्केलर फॉर्म बताया, स्केलर फॉर्म को मैं एक बार थोड़ा और डिस्कस करूँगा, देन हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म उसका। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं कूलम्ब ने क्या क्या किया था, कैसे वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे, कैसे उन्होंने बिना चार्ज को जाने ही फोर्स का फॉर्मूला निकाल दिया उस चार्ज की वजह से, ठीक है। तो देन थैंक यू, टेक केयर, आप इसको नोट कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।